यहाँ उपस्थित हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं भरत जी। यहाँ हम लोग एक जैसे भारत में जो शासन की पद्धति चली है, पहले कबीले में परिवार रहते थे बहुत पहले, और छोटे छोटे कबीले के सरदार जो बड़े होते थे, थोड़ी बुद्धि और शरीर शौशल में, तो कबीले के सरदार हुए। फिर उन्होंने अपना शासन धीरे धीरे बढ़ाया। वह 5 किलोमीटर से शुरू होकर शासन उनका 30 किलोमीटर तक फैला। तो 30 किलोमीटर में उन्होंने जो कुछ विकास किया खेती बाड़ी संसाधनों का, उसमें उनको लगा कि अब थोड़ा बड़ा शासन होना चाहिए। तो राजतंत्र बना, राजा बना, मुद्रा बनी, ये सब खजाना बना, टैक्स बना, ये सब व्यवस्था चली। तो राजा बना, वो 30 किलोमीटर से शुरू हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक राजतंत्र चलता था, और राजतंत्र जो 30 किलोमीटर से शुरू हुआ था वह फैलते फैलते 250 किलोमीटर तक फैल गया था। उसका विकास होता गया, उतने दूर में वह शासन करता था। तो अब जब देश आज़ाद हुआ तो अभी जो चल रहा है वो आंशिक, पूर्ण नहीं, आंशिक जनतंत्र। जनता ईवीएम मशीन हो गई है। पहले हाथ उठौवल होता था, फिर मोहर कागज़ बन गया, विकास किया लोगों ने, तो मोहर कागज़ स्याही मिल गई, डब्बा मिल गया तो वोट पड़ा। फिर अब मशीन आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, सारी व्यवस्था हो गई है, इंटरनेट हो गया है। तो इस संसाधन का जैसे जैसे विकास होता है, हर चीज़ में बदलाव होता है। शासन पद्धति में भी बदलाव होता है, यातायात के साधन में, भोजन की प्रक्रिया, कपड़े की प्रक्रिया, सब बदलती रहती है। तो उसमें अभी जो इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से जिसे अभी जो चल रहा है वो आंशिक जनतंत्र चल रहा है। तो इसमें क्या है कि हमारी जो भूमिका, जनता की क्या भूमिका है कि वह चुनाव आता है और चुनाव में लाइन में खड़ी होती है 10 मिनट और फिर वोट डाल के आ जाती है। माने कुल 15 मिनट की भागीदारी उसकी है। वोट डाल के आ गई, चुनाव हो गया, सत्ता बन गई, विधायक एमपी बन गए, वो वोट देने वाले के खिलाफ भी काम करे, उसको सताए भी, ऐसी नीति बना दे कि सब लोग दुखी हो जाएं, तो भी वोट देने वाला कुछ कर नहीं सकता। तो इसमें जनता की भागीदारी 15 मिनट की है। और निर्णय में, कानून बनाने में, निर्णय में अधिकारियों पर जनता का कोई अधिकार नहीं है, जो मन हो तो करे। तो पूर्ण जनतंत्र उसको कहा जाएगा। जनतंत्र की परिभाषा ये है कि जहां जनता राजा हो, माने हर मतदाता जनता राजा की अवस्था में हो। वह राजा तब होगा जब उसको कानून बनाने का सिस्टम मिल जाए, उसको अधिकारी गलत कर रहा है तो उसको दंड देने का सिस्टम मिल जाए, और दिक्कत करे, दंड से भी न माने तो उसको हटा देने का क्षमता आ जाए। तो ऐसी अवस्था जब जनतंत्र की आएगी तो उसको पूर्ण जनतंत्र कहेंगे, और जनता राजा हो जाएगी। माने वह अपना बिल भी ले आएगी और बिल आए हुए बिल पर मत भी डाल सकेगी, उससे पास होगा। प्रधानी से लेके विधायक सभा से लेके, लोकसभा से लेके, नगर पालिका से लेके, नगर पंचायत से लेके, हर जगह जो चुनाव से चुन के लोग जाते हैं वो चुनाव नहीं होगा। अब कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से न चुनाव होगा, न नेता होंगे, न चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे। वह काम डायरेक्ट जनता, मतदाता खुद करे। तो एक ऐसी संरचना महाराज जी ने 25 साल पहले उस सिद्धांत को गठित किया, और वह सिद्धांत है कंपूतंत्र। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कंपूतंत्र है, और जो जिस आर्थिक सिद्धांत से यह पूरी व्यवस्था चलेगी उसका नाम है आनुपातिक समाजवाद। तो कंपूतंत्र में माने है कि हर ग्राम पंचायत में अभी पंचायत भवन बन रहा है और वहाँ कंप्यूटर भी लगाए जा रहे हैं, कर्मचारी भी लगाए जा रहे हैं। तो ये मांग हम लोग 25 साल पहले से इस बात को कर रहे हैं। तो इस पर माने हर ग्राम पंचायत में और शहर के हर वार्ड में कंप्यूटर सेंटर हो गया। तो एक ही कार्यालय होगा जहां आप लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो अप्लाई करेंगे, किसी के खिलाफ एफआईआर करना है तो वहीं अप्लाई करेंगे, जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना है तो वहीं अप्लाई करेंगे, आपको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना है तो वहीं अप्लाई करेंगे। माने सारा काम अब गांव पंचायत के किसी व्यक्ति को दूसरे किसी ऑफिस में नहीं जाना।
कोई घर बीमार हुआ तो वहीं आप अप्लाई कर देंगे और वह अस्पताल आपको बताएगा कि यहाँ जाइए, और वहाँ सूचना कंप्यूटर के माध्यम से चली गई रहेगी कि ऐसा मरीज वहाँ पहुँचने वाला है। तो इस तरह की एक व्यवस्था की कल्पना, सिद्धांत बना के उसकी पूरी संरचना लिखित तौर पे तैयार करके हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। पहले जो शासन उस समय था, चंद्रशेखर जी थे या बीपी सिंह थे, सब लोगों से हम लोगों ने मिला कि आप ही लोग इस पर काम करिए, तो वो लोग तैयार नहीं हुए। तो हम लोगों ने फिर राजनीतिक पार्टी का गठन किया किसी तरह मेहनत करके। मैंने गरीब लोग पार्टी भी जल्दी नहीं बना पाते, तो हम लोगों को पार्टी बनाने में भी बड़ा टाइम लगा, और फिर किसी तरह पार्टी बन गई 14 अप्रैल 2013 को। तो अब हम जनता में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोगों की मंशा यह है कि इस आंदोलन को सब लोग समझें और इसके लिए काम करें। और अभी तक जीतने वाले को वोट दिए हैं, अब हारने वाले को वोट दें। बार बार हार करके आदमी ऐसी अवस्था में आंदोलन चला जाए कि एक राजनीतिक परिवर्तन हो। चौथा जैसे कबीला तंत्र, राजतंत्र और आंशिक जनतंत्र, पूर्ण जनतंत्र के लिए, जिसमें जनता राजा हो जाए। जनता राजा हो जाए माने जो जनता के टैक्स के पैसे से कर्मचारी तनख्वाह पाता है, उसकी तनख्वाह से जैसा वो जीवन जीता है, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार बनाता है, उससे अच्छा जीवन राजा का हो, माने आम जनता का हो, और उसके कर्मचारी का जीवन उससे नीचे का, तब तो राजा रहेगा ना। तो एक ऐसी अवस्था, भारत में जो संसाधन है, जैसे जितना आप अपने श्रम से कमाते हैं, अपने बुद्धि से कमाते हैं, वो तो अलग है। भारत में अभी जैसे टोल नाका बने हुए हैं, पूरे देश में हाईवे बन गया है, अब पूरे देश में टोल नाका है, हर 50-40 किलोमीटर पे टोल नाका है। तो टोल नाका जब भी आप कोई कार कोई गाड़ी पार करती है तो वह 100 रुपये देती है, ट्रक वाला 200 रुपये देता है। तो पूरे देश में रोज का कलेक्शन 30,000 करोड़ रुपए है। पूरे देश में रोज का कलेक्शन हाईवे का 30,000 करोड़ रुपए का है। अब कोयला है, कोयला खदान, जमीन के अंदर कोयला प्राकृतिक रूप से है ना। बालू नदियों में बह रहा है, भारत में बहुत नदियां हैं, नदियां सबसे अधिक भारत में हैं, तो हर नदी में बालू बह रहा है ना। उसको किसी ने बनाया नहीं ना है, कोयला को किसी ने नहीं बनाया, व्यक्ति ने ना, किसी फैक्ट्री वाले ने, किसी पूंजीपति ने कोयला तो नहीं बनाया, ना नदी को बनाया, ना नदी का पानी बनाया। तो नदी के पानी से बिजली बना के बेची जा रही है, नदी का पानी नहर के माध्यम से बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, लाल बालू 70 रुपए 60 रुपए का 1 फीट मिल रहा है, एक तगाड़ में नाप के देते हैं ना बालू वाले। तो वह बालू 70 रुपए फीट जो आज बिक रहा है, वो नदी से ट्रक में लादने में और ग्राहक तक पहुंचने में और उतारने में, यही उसमें खर्चा आया है ना। तो वो कुल 15 से 20 रुपए है। तो 20 रुपए पर प्रॉफिट 10%, तो 20 रुपए का 10% कितना होगा, उतना ही ना रेट उसका होना चाहिए। तो रेट जो 70 रुपए है, तो उसमें 50 रुपए किसी को लाभ हो रहा है। तो वो लाभ का हिस्सा अगर पूरी जनता, अब पूरे भारत में कितने ट्रक बालू रोज लद रहा है और बिक रहा है, इसका आप आंकड़ा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो वो पैसा है, माने हर ट्रक पे 50,000 60,000 रुपए लाभ का है। तो वो लाभ का पैसा कौन ले रहा है? कोयला निकल रहा है, बिक रहा है 25 रुपए किलो, तो उस कोयले का लाभ कौन ले रहा है? लाखों क्या करोड़ों टन कोयला निकलता है पूरे भारत का, अगर आप देखें तो उसका पैसा बनता है, कुछ बिकता है तो उसमें हिस्सा जब तक आपको ये 2-3 चीज मैं बता रहा हूँ, पानी, कोयला, नहर, नदी, ऐसे 1000 तरह की चीजें भारत में हैं जिनका धन सरकार के माध्यम से या कैसे भी कोई ले रहा है। जो उसमें हिस्सा प्राप्त कर रहा है वो तो करोड़पति हो जा रहा है, और जो नहीं प्राप्त कर रहा है वो अपने मजदूरी श्रम पे आधारित उसका जीवन है। तो जितना करता है, और उसका धन भी, और चीजें महंगी हैं, जो गांव के लोग बनाते पैदा करते हैं वो चीजें सस्ती रहती है, और जो फैक्ट्री में बनता है वो महंगी रहती है, तो उनका पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। तो पैसा जब आपके पास आएगा तभी आपकी संसाधन और व्यवस्था बदलेगी। तो
ये कैसे बदले, इसके लिए जनता राज पार्टी ने एक पूरा ढांचा तैयार किया है। उस ढांचे को आप लोग भी समझें और उस पर जैसे हमने समझा हम इसमें लग गए, इन्होंने समझा ये लग गए, आप भी समझिए और आप समझ करके उसको आंदोलित होइए। और भारत का आदमी देखिए आंदोलित है, भारत का आदमी जितना आंदोलन है वो भाई अगर एक बित्ता खेत ले लेता है ज्यादा तो उसके लिए लड़ करके मर्डर कर देता है। जिस दिन उसको समझ में आएगा कि हमारा 50 लाख रुपए का हर साल डकैती हो रहा है तो क्या वो लड़ेगा नहीं? वो जिस दिन समझ लेगा कि हमारा दुख कहाँ से है, हमारी परेशानी कहाँ से है, तो वो जरूर लड़ेगा। तो हम लोगों का काम है उस चीज को समझाना और जो समझ जाए वो दूसरे को समझाए और एक आंदोलन खड़ा हो। और राजनीतिक दृष्टि से उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को चुनाव में खड़ा करिए, उनको वोट दीजिए, वो भले हार जाए, आज हारेंगे कल जीतेंगे। तो एक अवस्था बनेगी, यह सिद्धांत प्रतिपादित होगा। इस सिद्धांत से सारी जनता को शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, नौकरी, सब चीज की एक व्यवस्था बनेगी। वो व्यवस्था किस तरह बनेगी, यह बात माननीय चंचल खरवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कंपूतंत्र आनुपातिक समाजवाद पूरा आपको बताएंगे और कैसे आप उसका लाभ ले पाएंगे और कैसे आपकी व्यवस्था बदली होता है समझाएंगे। इसलिए हम लोग कई लोग हैं, महाराज जी हैं, हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर जा करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब जन जागरण हम लोग चला रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग गरीब क्यों हैं। ये जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी के आश्रम में हम लोग जाते थे साधना वाधना सीखने के लिए। तो महाराज जी एक बार कहा करते थे हमसे कि संचल हम चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक लोग साधना करें, शांति को, आनंद को उपलब्ध हों और मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन गुरु जी बताएं, इसमें ये देख रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो गरीबी है। आदमी जब तक रोटी से उपराम नहीं होगा, उसकी जो जरूरतें हैं उस जरूरत से अगर ऊपर नहीं उठेगा तब तक साधना भक्ति नहीं कर सकता है। और साधना भक्ति करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, उसको समृद्ध होना चाहिए, उसके पीछे परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, स्वास्थ्य, बहुत सारी उसकी जिम्मेवारियाँ हैं। और यहाँ अमीरी और गरीबी दिखाई इतनी बढ़ती जा रही है, यहाँ लोग इतने गरीब हो गए हैं कि वह रोजमर्रा के कार्यों में वो उलझे रहते हैं और वो कहाँ से भक्ति करेंगे। श्री रविदास जी सब जो है हम लोग के आदर्श हैं, सभी लोग इनके सम्मानित हैं, हम लोग वंदना वगैरह करते हैं। लेकिन अगर हम अब भी चाहें कि संत रविदास की तरह अगर हो जाए, हम लोग सब तपस्या करें तो लगभग असंभव। इसलिए कितनी ज़रूरतें हो चुकी हैं कि आदमी उसी में उलझा रहता है, वो कब ध्यान करेगा, कब भक्ति करेगा, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो महाराज जी ने कहा, बहुत ही चिंतन मंथन किए और चिंतन मंथन करके इन्होंने एक दर्शन दिया। उस दर्शन का नाम है कंपूतंत्र आनुपातिक समाजवाद। इनके कहने का मतलब ये था कि लोग समृद्ध कैसे हो। गुरु जी ने बताया, गुरु जी के दर्शन में है कि सबसे बड़ी जो बाधा है वो नेता है। ये नेता लोगों को समृद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि राजनीति की यही नीति है कि कोई राजा या कोई नेता वो सफल शासन तभी कर सकता है जब जनता अशिक्षित हो, कमजोर हो, गरीब हो, निरीह हो, शोषित हो, तभी कोई शासक अच्छी तरह से अपना निरंकुश शासन कर सकता है। और ऐसा हो रहा है। हम लोग गुरु जी दर्शन दिए कि लोगों को कैसे समृद्ध बनाया जा सकता है। और एक अनुत्तरित प्रश्न आज तक तैर रहा है। सभी लोग शिकायत से भरे हुए हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हम बेरोजगार हैं, नेता हमारा शोषण कर रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है। लेकिन अब अनुत्तरित नहीं है, इसका विकल्प गुरु जी ने दिया है आनुपातिक समाजवाद के रूप में। आनुपातिक समाजवाद का मतलब होता है कि जितने भी तरह की प्रतिभाएं होती हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का हो, कोई भी क्षेत्र हो, खेल कूद का हो,
या तकनीक का हो, जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं उसमें 1 और 20 का ही अनुपात होता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि गांव स्तर का जो पहलवान है और एक जो विश्व स्तर का पहलवान है, उसकी जो ताकत है इस गांव स्तर के पहलवान से 20 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो भी 20 गुना भी संभावना है, 20 गुना कभी हुआ नहीं है। तो इसी तरह से जो संसाधन है, जो आय है और संपत्ति है, वो 1 और 20 के ही अनुपात में होना चाहिए। यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास, सबसे प्रतिभावान के पास अगर 100 करोड़ की संपत्ति है तो सबसे गरीब के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और ये सदा रहेगी। कैसे रहेगी? यह एक तकनीक है, ये गुरु जी का दर्शन है, इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा बताएंगे, उनकी जरूरत थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता देना है। लेकिन ये नेता इसको संभव होने नहीं देंगे। ये कैसे संभव होगा? ये संभव तभी होगा जब ये नेता नहीं रहेंगे। और नेता काम क्या करते हैं? नेता कुछ नहीं करता है, नेता केवल कानून बनाता है। वो भी क्या कानून बनाता है? उसके जो IAS जो अधिकारी लगे होते हैं, ड्राफ्ट वगैरह वो तैयार करते हैं और इन लोग को बस केवल अपनी स्वीकृति देनी होती है। और जो भी कानून बनता है वो उनके ही हित में बनता है, उद्योगपतियों के हित में बनता है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके हित में बनता है। और जनता भी आक्रोशित न हो जाए, इनके लिए भी थोड़े थोड़े जो है वो कुछ कानून में कुछ सुविधा बनाते हैं। जैसे पेंशन हुआ, आवास हुआ, ये योजनाएं भी लागू करते हैं। हालांकि योजना भी कल्याणकारी योजनाएं भी तभी लागू की जाती है कि उसमें कमीशन की सुविधा पहले बना ली जाती है। अगर कमीशन की सुविधा अगर उसमें न बनाए तो कोई कल्याणकारी योजना भी लागू होती है। यानी कमीशन की व्यवस्था पहले की जाती है। तो इसको दूर करने के लिए यानी कि जो संसाधन है 1 और 20 के अनुपात में होना चाहिए। ये गरीबी मिटा। अच्छा, नेताओं की बात मैं कर रहा था कि ये नेता कैसे खत्म होंगे? नेताओं की भूमिका क्या है? नेता केवल कानून बनाते हैं। कानून क्या बनाते हैं? वो केवल अधिकारी उनके ड्राफ्ट बनाते हैं, वे उसको स्वीकृत करते हैं, मंजूर पास करते हैं वो संसद में। और ये सबके लिए है जब जनता बहुत शिक्षित थी। आज जनता शिक्षित हो चुकी है, जनता के पास तकनीक है। अब नेताओं की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के माध्यम से जनता कानून बना सकती है। प्रशासन वैसे ही रहेगा। यानी कि किसी भी कानून या बजट का प्रस्ताव जो प्रशासन जनता के सामने रखेगा और जनता उसको मान्य करेगी या अमान्य करेगी। और जनता अपने पहल से कोई कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है और अगर उसको बहुमत प्राप्त हुआ तो कानून बन जाएगा। ये होगा पूर्ण और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना। आज का जो प्रजातंत्र है, जो तथाकथित ये गणतंत्र है, ये अधूरा है। यानी कि जब कानून वही बनाते हैं, कानून में हमारी कोई भूमिका नहीं है, न बनाने में, न बिगाड़ने में, न संशोधन में, ये प्रजा का तंत्र कैसे हुआ? ये नेता तंत्र है। इस बात को समझना होगा कि प्रजा का तंत्र नहीं है, नेता तंत्र है, या यूँ कहिए कि जनता के प्रतिनिधियों का तंत्र है। और जो कानून बनता है अधिकतम उनके हित में बनता है। आप भी जानते हैं, हम लोग को बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। तो नेताओं से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए जो जनता पार्टी का दर्शन है उसका नाम है कंप्यूटरेसी, यानी कि कंप्यूटर। बिना राजनेताओं के जनता का पूर्ण और प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन। गरीबी के लिए हमने बताया। और एक सबसे बड़ा एक सामाजिक दोष यहाँ की जाति व्यवस्था है। और जाति को लेकर के आज तो बहुत सारे संघर्ष छिड़ गए। और यह जो मौजूदा वक्त है एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस जातिगत विद्रोह को नेता भड़काना चाह रहे हैं और भड़का भी रहे हैं। एक खेमा बन रहा है, गोल बन रही है, अलग अलग खेमे में लोग भर चुके हैं और जाति बिरादरी के नाम पर नेता जो अपना वोट ले लेते हैं। क्या है? और हित उनका ही सत्ता, वेरपति खरपति होते हुए चले जाते हैं। अब देखते हैं कि गरीब घर का जो नेता है वो सत्ता में आकर के कैसे वो खरपति हो जाता है। तो ये नेताओं को खत्म करने के लिए
व्यवस्था है, हाँ जाति वाली व्यवस्था में बता रहा था कि जाति को खत्म करने के लिए सजातीय विवाह की विधिक मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ये जनता राज पार्टी के मैनिफेस्टो में है, ये इसके सिद्धांत में है। जाति की कोई जरूरत नहीं है, जाति उपद्रव है, इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, जाति का कोई आधार नहीं है। बहुत सारे देशों में जातियाँ नहीं है, यहाँ जातियाँ नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा उसे विवाह की विधिक मान्यता नहीं प्राप्त होगी, उसकी जो संतान भी होगी वो वैधानिक रूप से अवैध संतान होगी, मतलब कानूनन अवैध होगी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टी के लोग जो हैं, दलित पार्टी के भी लोग या SC ST किसी भी पार्टी के लोग जो हैं, तो जाति के नाम पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण को देते हैं, पानी पी करके खोजते हैं अपने इतिहास को, भूगोल को, अपने दर्शन को। इस व्यवस्था ने हमें अस्पृश्य बना दिया, अछूत बना दिया, जरूर बना दिया है, लेकिन क्यों रोग ही तो गिराने से नहीं होगा, इसका इलाज भी तो होना चाहिए। हम लोग कई बड़े नेताओं को, जैसे कि बहन जी से भी मिले, मीरा कुमार से मिले, और भी जो उदीयमान जो बड़े बड़े नेता उभर रहे हैं उनसे हम लोग मिलते हैं। जब इस बात को बताते हैं कि जाति कैसे खत्म होगी, तो हम लोग से फिर वो कन्नी काट लेते हैं। ऐसे तो खूब भाषण देते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम जाति को मिटाने का फार्मूला बताते हैं कि जाति कैसे मिटेगी, तो फिर हम उसे कन्नी काट लेते हैं, जैसे लगता है कोई गरीब मिल गया हो। तो इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं लोगों से कि भैया अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको समृद्ध करना है, वो गरीब न हो, वो शोषित न हो। अगर उसे बचाना है तो आपको भी आंदोलन करना होगा। आंदोलन का मतलब कि वैचारिक क्रांति करनी होगी, इस आवाज़ को उठानी होगी आपको भी कि नेता हटाइए और देश बचाइए। इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और समर्थन ले रहे हैं। एक बात और भी कह रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि यही पार्टी सत्ता में आए इस व्यवस्था को लागू करे। इस व्यवस्था को कोई भी पार्टी लागू कर दे, आप लोग भी अन्य पार्टियों से भी कहिए, जिस पार्टी से आपकी मानसिकता लगी हुई है, जो नेता आपके पास आता है, उसको इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को दिखाइए कि इससे समाज का भला हो सकता है, हम लोग जाति विशेष का भला हो सकता है। आप लोग इसको अपने एजेंडा में शामिल करिए, तब हम लोग आप लोग को वोट देंगे। अगर स्वीकार करता है, घोषणा करता है, एजेंडे में शामिल करता है, तो बड़ी अच्छी बात है, ये व्यवस्था बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर वो नहीं शामिल करते हैं, नहीं घोषणा करते हैं, तो हम लोग पीछे पीछे लगे हुए हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी न कभी व्यवस्था आएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग चुनाव में उतरते हैं तो ये आंदोलन जिंदा रहे। कम से कम अगर आप चाहें तो अधिकतम समर्थन दे सकते हैं, इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी हवा दे सकते हैं, या अगर अधिकतम समर्थन नहीं दे सकते हैं तो एक गांव से कम 50 वोट की व्यवस्था करिए, ताकि यह आंदोलन जिंदा रहे और यह दिन देखने को आए कि जाति मिटे, गरीबी मिटे, नेताओं से सबको मुक्ति मिले। अब आप लोग को जो कुछ कहना है तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर ये व्यवस्था अच्छी है, खराब है, आज की जो व्यवस्था चल रही है क्या यही अच्छी है, आपका हित सध रहा है, नहीं सध रहा है, क्या होना चाहिए, आप लोग भी कुछ कहिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाँ प्रश्न उठा, ये व्यवस्था अच्छी है, बुरी है, हालांकि जो व्यवस्था है जनता का जो है ना वो नहीं सुनेंगे, जनता से वोट ले लेंगे लेकिन जनता वाली नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर जनता की फरियाद उन तक पहुँच सकती है तो ठीक है ये व्यवस्था, क्योंकि जनता बंद होना चाहिए ना। जनता का बात उन लोगों के वो तो आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हम उनसे वोट लेके चले जाएंगे।
आखिर हम ही पर हुकूमत करेंगे 5 साल तक। हमें जो नहीं कराना है वो सही कर- बताएं, 15 मिनट हमारा समय लगता है नहीं करने में, 15 मिनट समय लगता है। 15 मिनट नहीं, 1-2 सेकेंड। मिशन तो आप लोगों का सही है। मिशन तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। नेता लोग तो जबरदस्ती वोट तो लेते नहीं हैं, हम ही लोग देते हैं। जबरदस्ती भी लेते हैं। लेते हैं जबरदस्ती भी लेते हैं। आपको चलो उदाहरण दिखाएं जबरदस्ती वोट देना। बहुत जगह है ऐसे, घर तक पैसे पहुंचा देंगे, जबरदस्ती वोट देना पड़ेगा। अब वोट भी देना नहीं देना पड़ेगा, वोट आप लोग करिए। ऐसे काम नहीं देगा तो कुछ भी कर लेंगे। हाँ भाई वही कुछ भी कर सकते हैं। अरे 1500 का नोटिया देते हैं नहीं, ये तो आप लोगों का मिशन ठीक है, लेकिन ये आगे चलिए। इसमें सब लोग सपोर्ट करेंगे। खरीदारी भी करने चले तो बहुत कम पैसे पर 20 पैसा 30 पैसा एक दिन। तो आप कुछ कर रहे हैं भैया पढ़ा कहाँ बोला करिए। नहीं तो आप लोग कहीं ना, हम तो चुप हो गए। नहीं कहीं जा कुछ, जब तक आप लोग बोलेंगे ना तब कैसे करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को भी जो सपोर्ट करना बनेगा वो देखिए करेंगे। हम लोग हाँ। इस विचार आप को कोई पहला प्रश्न सही रखे हैं कि आर्थिक स्थिति हम लोग की सही नहीं, इसलिए साथ में घूम नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई घर पे 2 बच्चे, कारण वही आर्थिक स्थिति कमजोर है। सत्य कह रहे हैं। हाँ, तो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई दुनियादारी का खर्चा यहाँ ये जातिगत कोड, ये सामाजिक बहुत बड़ा कलंक है। राजनीतिक जाति तो जाति इसलिए रखी गई है कि कुछ हमेशा से सत्ता की शौकीन ऊपर चढ़े लोगों की मनमानी चलती है, इसको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। देखिए क्या है, सारा खेल अर्थ का है। हाँ, धन का है। देखिए हम लेकिन 18 साल की उम्र से 56 पर पहुंच गए हैं, अब बहुत पापड़ बेले हैं, गरीबी झेले हैं, सब किए हैं। तो ये बताइए कि 50 लाख रुपए आपके परिवार को, हर परिवार को मिलने लगे तो कोई जातिवाद, कोई झगड़ा, कोई परेशानी रहेगी? जी नहीं। तो हम उनका गुलाम कैसे रहेंगे? तो इस अगर ये व्यवस्था सब को देने जैसे लगे हम समझे हैं, समझ करके हम आंदोलित में हैं, हम गाँव में घूम रहे हैं ना, हम जानते हैं कि हम नए सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, नई पार्टी के लिए जा रहे हैं प्रचार करने, तो कल ही सब विधायक जीत नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसके लिए लड़ रहे हैं उम्मीद में। तो मैं उम्मीद किया हूँ, आप उम्मीद करेंगे, सब लोग जिस दिन दुखी लोग जो हैं, सब लोग इस बात को बोलने लगेंगे, प्रचारित करने लगेंगे। मत तो है ना, कोई कितना भी शोषण करेगा तो 5 साल में चुनाव तो आता है ना, जी हाँ, जरूर है। चुनाव में हम मत अपने मन से तो दे सकते हैं ना। अगर हम उस बात को, उस व्यवस्था को, उस व्यवस्था की कमी को समझ लेंगे कि हमारा दुख दर्द गरीबी शिक्षा कहाँ से है, तो हम जरूर 5 साल बाद आने वाले चुनाव में परिवर्तन करने का प्रयास करें। जब असली खेल राजनीतिक, तो राजनीति से ही दुख दर्द का विनाश भी होगा और परिवर्तन भी होगा। ये माने हम लोग जैसे आपके गांव में आए हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, 12 लोग, तो 10-12 लोग ही हम लोग महाराज जी के साथ बैठ के 4 ही लोग सुनते सुनते आज कई प्रांतों में बात चली गई, पत्रक बट रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग भी उसको समझेंगे। देखिए हर पार्टियां आती हैं, कुछ बात करती हैं, कुछ करती हैं, तभी वोट लेती हैं ना। तो उनकी बातों में हम फंसते जाते हैं और हमको 20 बार भी वोट दे करके कुछ मिला नहीं। तो हम बार बार भुलावे में न आए, चीजों को समझे, यही हम लोगों का आनंद है। चीजें लोग समझे और समझ करके कहां से क्या बनेगा, क्या व्यवस्था बनेगी, उसके लिए काम करें। ये पत्रक तो आप लोग माने ये दुख दर्द गरीबी अशिक्षा का हथियार है, इसको सुरक्षित रखें। जैसे आप रजिस्ट्री का कागज सुरक्षित रखते हैं हर परिस्थिति में ना, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद भी परिवार में वह कागज पड़ा रहता है। तो ये भी कागज जो बना है, यह कागज उस कागज से ज्यादा कीमती, वह कागज 1-2 बिस्सा 5 बिस्सा देगा। रजिस्ट्री कराए हैं श्रम से बचा के, भूख मार के तब, और यह कागज 50 लाख रुपए सालाना भी दिलवा सकता है। सब लोग करके
जितने दुखी और गरीब हैं सब समझ करके अपने मन से एक व्यवस्था को आगे बढ़ा के आंदोलन करके इसको प्रतिस्थापित करेंगे। उस दिन यह कागज 50 लाख सालाना का है, तो इसको रजिस्ट्री के स्टाम्प वाले लिखित कागज से ज्यादा कीमती समझना होगा। लाल साहब, आप एक मिनट भैया, हम लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। अगर बात अच्छी है तो समर्थन करिए, अगर बात बुरी है तो समर्थन करिए। बात तो अच्छी है, तभी तो समर्थन हम लोग कर रहे हैं आपका। तो हम लोग एक आंकड़ा लेना चाहते हैं, विचार जहाँ जहाँ नहीं किया, हम लोग चाह रहे हैं कि आप भी आवाज करिए, आप भी आवाज से उठाइए। और वो पहली बात, हाँ, ये लोकतंत्र है, ये सारी आवाज आप मत का मतलब विचार। आप मत देंगे तो मतलब आप हमारे विचार से सहमत हैं। और अगर कभी कभी होता है कि हम लोग आज तक मतदाता विचार ही नहीं बना पाया, उसका कोई निश्चित मत ही नहीं होगा, वो भी वहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, यानी भ्रमित है हम लोग। पहले एक मत बना ले निश्चित। मैं जैसे आप लाल साहब ने बताया कि राष्ट्र में इतनी चीजें हैं तो उसमें आपकी हिस्सेदारी कुछ है। अरबों टन सोना है, रिजर्व बैंक में आपको हिस्सेदारी है नहीं है, कंपनियों में ऐसे हिस्सेदारी है नहीं है, जितनी भूमि है उसमें हिस्सेदारी है नहीं है। ये हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? इसके लिए कानून जैसे बनना चाहिए। देश की मजदूरी भी तय होनी चाहिए, मजदूरी को भूल गए। अगर राष्ट्रपति पर रोज खर्च होता है 30,000 रुपये खाने पीने रहने के लिए, आने जाने उसकी सुविधाएं होंगी, और हमको मनरेगा मिलता है 212 रुपये। एक व्यक्ति पर एक दिन 30,000 रुपये खर्च किया जा रहा है, और हम उनका भी परिवार होगा, उनके भी बच्चे होंगे। क्या उनका बच्चा बीमार होगा तो उनको ज़्यादा तकलीफ होगी, हमारा बच्चा बीमार होगा तो उनको कम तकलीफ होगी। तो फिर 212 रुपये क्यों रखी गई है? एक व्यक्ति के लिए 30,000 रोज रखी गई है। जरा आप कभी सोचे हैं? सोचिए, किसी को और भी कहिए, उनको 30,000 दिया जा रहा है। प्राइवेट फैक्ट्रियों में तो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो शेयर लगाए, तो उनको भी रोज की करोड़ों 200 करोड़ हो जा रही है। उनको एक दिन का 15 करोड़ 16 करोड़ मिल रहा है, और आपको किस आधार पर नियुक्ति तय की 212 रुपये, वो भी वर्ष भर नहीं मिलेगी। तो मजदूरी तय होनी चाहिए एक संबंधित 20 के अनुपात में। अगर उनकी एक व्यक्ति की प्रतिदिन अधिकतम, मान लीजिए हम राष्ट्रपति को ही मान लेते हैं, तो उनकी रोज 30,000 है, तो हमारी भी 1500 रोज होनी चाहिए। हम 20वें हिस्से पर अभी हम 20वां हिस्सा मांग रहे हैं, पूरा नहीं मांग, बराबर नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी योग्यता गाँव का स्तर पर है, तो गाँव में महंगाई कम है, हम अपने जैसा जीवन जीना चाहते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए निःशुल्क होना चाहिए। हमारा लड़का पढ़ने योग्य है तो पढ़े कहीं भी, और जब नौकरी कर ले तो सरकार का जितना खर्च हुआ है उसके वेतन से धीरे धीरे ले। पढ़ने के लिए अगर जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी तब तक देश की गरीबी और कोई भी अमीरी नहीं आएगी। पहली बात, शिक्षा देश में फ्री होनी चाहिए, तो फ्री शिक्षा की हम लोग व्यवस्था करेंगे। अभी खोरी घुसखोरी भाई भतीजा बात कमीशनखोरी बहुत है। आपके गांव में सड़क खरंजे बिजली सब बन रहा है, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता है कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना आने लगा, किसी को नहीं पता है। एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सारा लेन देन मोबाइल और चेक से ही हो, और एक व्यक्ति का एक ही खाता। बहुत से लोग चाहते हैं बैंकों में खाता खोल लेते और वो टैक्स सही नहीं देते हैं, और कितना पैसा रखते हैं किसी को जानकारी नहीं है। स्पष्ट हो कि हर व्यक्ति का सिर्फ एक खाता हो और पैसा समाप्त हो, सारे पैसा का जारी ये बुराइयों का जड़ पैसा जो हाथ से हाथ में ट्रांसफर होता है, क्योंकि जितनी तनख्वाह अधिकारी नहीं पाता है अकाउंट में, उससे नीचे तनख्वाह पाता है मेज के नीचे से, और लोग कहते हैं काहे को देते हैं, इसलिए पाता है, देना उसकी मजबूरी हो गई है, कहे नहीं देगा। ऐसी व्यवस्था बनाए को ले ही ना पाए, तो तब नहीं ले पाएगा जब नकदी समाप्त हो जाएगी, और उसके खाते को एक विशेष कोड से लिंक किया जाए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसा जाए ही ना। ये नहीं कि हम अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से, चेक से उनके खाते में चला जाए, नहीं, उनके खाते में पैसा जाए ही ना, तो कोई घूस नहीं ले पाएगा, मजबूर हो जाएगी घूस न लेने के लिए। तो इस तरह का ये व्यवस्था कर दिया जाती है, कानून बना दिया जाता है, सारा लेन देन मोबाइल और चेक से ही कर दिया जाए, तो घूस समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, और मजदूरी तय हो जाएगी। मजदूरी तय हो जाएगी सबकी, तो उसी हिसाब से मजदूरी होगी। फिर अगर वो व्यक्ति योग्य होगा, जैसा बढ़िया काम करेगा, आज मजदूर है तो 1500 पा रहा है, अच्छा बनेगा तो फिर 3000 पाएगा, और अच्छा बनेगा तो 50,000 5,000 पाएगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य उसके लिए फ्री रहेगा, और हर व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए, और हर व्यक्ति सरकारी नौकर रहेगा। एक मजदूर भी काम करता है
तो हमारे यहाँ काम करता है सरकार हमसे उसका खर्च लेगी, कुछ अपना पैसा मिला कर उस व्यक्ति को वेतन देगी। हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनेगा, कोई व्यक्ति किसी का प्राइवेट नहीं रहेगा और हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिलना चाहिए। जिस योग्य है, जिसकी उसमें शारीरिक और मानसिक योग्यता है, उसकी ये कानून है, ये हम लोगों की मांग है और हम लोग सत्ता में आएंगे तो यही व्यवस्था लागू करेंगे। और सत्ता में आने के लिए आप लोगों का हमें जन समर्थन चाहिए। कोई भी हमारी पार्टी से मैं या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आप हमको अधिक से अधिक मतदान दें, मत दें, विचार दें, ताकि हमें एक उत्साह मिले कि हमारी बात को लोग मान रहे हैं और तब हमें लगेगा कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को और लोगों में फैला पाए। अगर समर्थन नहीं देंगे, बहुत से हमारे लोग पार्टी में बात कर रहे हैं, बहुत से लोग पार्टी में आए, पार्टी में जुड़े, पार्टी छोड़कर चले गए। तो आपकी बात क्या है? हमारे पदाधिकारी चले गए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि वो जात के शिकार हैं, उनको धन चाहिए, तो उनको किसी दल में बेहतर व्यवस्था मिल रही है, वहाँ कमीशन मिल रहा है, हमारे कहाँ पर रहेंगे, इसलिए हमारे दल को छोड़कर भी चले गए। तो बेहतर लोगों की, ईमानदार लोगों की, कर्मठी लोगों की और अपने लिए नहीं, पूरे देश और समाज के लिए करने वाले लोगों की हमें आवश्यकता है। क्योंकि जब समाज का हित हो जाएगा, पूरे देश का हित हो जाएगा, तो आपका भी हित हो जाएगा, क्योंकि आप देश समाज से बाहर नहीं हैं। बस होगा ना आप लोग समझ की बात ना, आप लोग अपने नाक कहीं दूर जाके समझा सकते हो, तो अपने गाँव में ही अपने भाई मित्र संगी ओके एक विचारधारा के समझाओ, कोशिश करिए। आप लोग समर्थन देते होगा, कभी हमारे जरूरत पड़ी कहीं बुला के इकट्ठा करें तो हम सोचेंगे एक बार इकट्ठा दो कहीं के ऊपर दोनों इकट्ठा करें, तो थोड़ा अगर प्रभाव पड़ी तो लोग हमारे 10 लोगों के देख के 10 लोग और ही हैं ये पर विचार बनेंगे। ये मोबाइल नंबर अपन समर्थन ज़्यादा हो हम फोन कर लीजिए, फिर जहाँ जुटे कोई जहाँ निकल जाइए। एमा से जो कार्यकर्ता भी जैसे अमन बन रही है, अमनो तो रही है गाँव के काम करिए, कार्यकर्ता बन रही है वैसे ही एमएलए अगर कर्मठी हुई कार्यकर्ता बन के ना ठहरे तो अपने गाँव के कार्यकर्ता का निभाई फर्ज अपने गाँव के जो भ्रमित करना तो बहुत लोग रावत जाते हैं, तो भ्रमित होकर